Hello students, a very warm welcome to all of you once again in this video of MizoStudy video classes. And I need not to explain what we are going to discuss today, that is thermodynamics chapter है आपका और नीट पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है. So let's start this discussion. Here is this device that is known as remote and I'll change the question and here comes your first question. So this is something which is based upon, you can say, the first law of thermodynamics. Fine. So for the isothermal expansion of a gas, all the statements are correct except any one. आपको इसमें से गलत जो है ना वो फाइंड आउट करना है. ऐसे क्वेश्चंस ना जो थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, हमेशा ध्यान दीजिएगा, पढ़ने के बाद सोच के आंसर करना है. ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, मतलब इन सब में सारे करेक्ट हैं, कोई एक इनकरेक्ट है. चलिए फाइंड आउट करते हैं. आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब हो गया, मैं यहां पे लिख देता हूं, फर्स्ट लॉ है हमारा dq इज इक्वल टू du प्लस dw. अच्छा, TdS इज इक्वल टू cv dt प्लस pdv हो गया इसका ट्रांसलेशन. अब आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि जो मेरा टेम्परेचर का चेंज है वो जीरो होना चाहिए. अब वो जीरो होना चाहिए तो डेल्टा U जो है वो जीरो होना चाहिए. ठीक, तो चलिए अब इस तरीके से हम लोग एनालाइज करते हैं. ये वाला टर्म नहीं होना चाहिए, तो पहला टर्म डेल्टा T शुड बी जीरो, करेक्ट है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर जीरो होना चाहिए, उसी के कारण मैंने यहां पे कहा du जीरो होगा. फिर B वाला du जीरो है, ठीक है, वो भी करेक्ट है अपनी जगह पे. आइए इधर देखें, dq बराबर dw, वो भी ठीक है. जब ये जीरो हो गया तो dq इज इक्वल टू dw. तो अब एक ही ऑप्शन निकल रहा है dq जीरो. ये गलत है, dq जीरो नहीं होगा. आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको हीट एनर्जी देनी है, तो dq जीरो नहीं होगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज C. मतलब आप जो मार्क करोगे करेक्ट वो C मार्क करोगे कि ये इनकरेक्ट है, ठीक है. Then comes question number 2. The ratio of slopes of PV graphs of adiabatic and isothermal. ये वाला टॉपिक मैंने अपने वीडियो में एक फुल वीडियो डिवोट किया है इसको, स्लोप्स एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं एडियाबेटिक स्लोप और आइसोथर्मल की, तो वहां मैंने स्पेसिफिकली एक सेंटेंस बोला है कि आइसोथर्मल के कंपैरिजन में एडियाबेटिक स्लोप्स आर मोर स्टीपर. ठीक, तो स्लोप जो रहता है वो हम लोग डिफाइन करते हैं माइनस पी बाई बी से. फाइन. अब अगर वो एडियाबेटिक है तो ये हो जाता है माइनस गामा पी बाई वी. ठीक है, तो ये आइसोथर्मल के लिए करेक्ट है और ये एडियाबेटिक. अब आपको पता है बच्चों ये गामा है, ध्यान रखिएगा, वी नहीं है. ऐसे करके गामा की वैल्यू हर हाल में एक से तो ज्यादा ही होनी है. मोनो, डाई, पॉली 1.3, 1.67, 1.4. तो इसलिए ये देखो आप तो सीधा सीधा वैल्यू बढ़ जाएगी. तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये मत कर दीजिएगा, होगा गामा टाइम्स ऑफ द आइसोथर्मल स्लोप. ठीक है. और ऐसे क्वेश्चंस आउट ऑफ 45 आपके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में डेफिनेटली 2, 3, 4 रहते हैं जहां पे सिर्फ वो फंडामेंटल चीज़ें देखना चाहते हैं. ये क्वेश्चंस आपको कुछ हद तक रिलीफ भी देते हैं. सडनली बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस करते करते आप आ जाते हो इजी क्वेश्चंस पे. ठीक है. नाउ लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस वे. मैं रीड करता हूं. एक मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, रूम टेम्परेचर है. तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं कि T1 बराबर है 300 केल्विन. सडनली कंप्रेस किया गया. जैसे ही टर्म सडन एक्सपेंशन या सडन कंप्रेशन आता है, इट इज समथिंग विच डिफाइंस एडियाबेटिक प्रोसेस. फाइन. सो कंप्रेस टू 1/10th of its original volume. After compression its temperature is how much? Fine. So अब एक बात तो क्लियर हो गई मुझे कि ये जो प्रोसेस है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है. फाइन.
एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मेरे पास में जो 3 रिजल्ट्स हैं, अगर मैं वो डिफाइन करूं तो वो इस तरीके से आते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इस तरफ, चलिए यहीं यूज कर लेते हैं इस स्पेस को। टीवी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक फार्मूला है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक फार्मूला है। टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा माइनस 1 तीसरा फार्मूला है। ठीक, तो ये तीनों रिजल्ट मुझे याद रखने चाहिए, बेसिक और फंडामेंटल रिजल्ट्स हैं ये हमारे। फाइन, तो यहाँ पे आप देखो तो आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का वेरिएशन दिया जा रहा है। यहाँ पे जो V1 है अगर वो V है तो V2 जो है वो V/10 है, साफ दिख रहा है। V1/10 है और V1 हमने V ले लिया है। नाउ व्हाट वी विल डू, मोनो एटॉमिक गैस है। अब मोनो एटॉमिक के लिए आपकी गामा की वैल्यू आपको पता है, लेकिन मान लीजिए मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए क्या होती है, तो हम लोग एक रिजल्ट और याद रखते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। ठीक, अब f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तो रिजल्ट आसानी से याद रहता है, तो यहां पे मैंने 3 रखा, तो 3 + 1 3 एंड 3 × 3 + 2 दैट इज 5/3। तो इस तरीके से हम गामा की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, सो व्हेन वी विल सॉल्व इट, तो 3/5 - 1 जब मैं इसको करूंगा तो -2/5 मुझे मिलेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के बाद जो मुझे रिजल्ट आएगा, मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि I have full faith in your abilities of calculating these basic terms. Multiplication, division is something that you can easily do. तो ये वाला मेरा B जो है ये करेक्ट आंसर आता है 1392। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, कई बारी ना ऑप्शन में वो केल्विन में ना दे के डिग्री सेंटीग्रेड में दे देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपकी जो वैल्यू आए फिर उसमें से आपने 273 सब्सट्रैक्ट भी करना है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि ऑप्शन पढ़ने के बाद में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बी वेरी केयरफुल। फाइन, नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर, देन फाइंड द रेशियो गामा। मतलब आपको कहा यह जा रहा है कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस हुई, उसमें प्रेशर और टेम्परेचर की एक रिलेशन है। ठीक, वो रिलेशन ये है कि जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T³ है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि गामा जो है उसका वैल्यू कितना होगा। अभी मैंने यहीं पे एक रिलेशन लिखा था, T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1। ठीक है, चलिए जरा हम उस रिलेशन को अपनी यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक, ये है कांस्टेंट। फाइन, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं लिख सकता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर गामा अपॉन गामा -1। फाइन, अब जरा इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से कंपेयर कर दीजिए। मैं हट जाता हूं, आप पूरा देखो। इस रिजल्ट को मैं उस रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लेता हूं। तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो आसानी से मैं लिख दूंगा कि गामा अपॉन गामा -1 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब तो भाई कुछ नहीं बचता है ना, ऑन सॉल्विंग गामा इज इक्वल टू 3/2। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का देखिए एम क्या है, 2 फोल्ड इसका जो है एम है इस क्वेश्चन को पूछने का। एक तो ये, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉल दोज फॉर्मूले। अगर इसमें आपको फार्मूला याद नहीं आया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, आप क्वेश्चन देखते रहोगे, क्वेश्चन आपको देखता रहेगा। सेकेंड इज कि क्या मैं उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर पा रहा हूं जो कि यहां पे मुझे दी गई है, क्योंकि आप देखो तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जो आपको मैथमेटिकल रिलेशन दे रहा। आपको क्वेश्चन पढ़ के खुद से उन वर्ड्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को मैथमेटिकली प्रोग्राम करना है और तब आपको ये रिलेशन मिल रही है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, प्रोवाइडेड कि आप थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस रखें। ओके,
ओवरऑल मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि आपकी जो ये हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पूरी ब्रांच है फिजिक्स की, है ना, इस पूरी की पूरी ब्रांच से आपको आउट ऑफ 45 अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस मिलते हैं और ये बहुत अच्छे ओवर्स होते हैं। इनका जो बॉलर होता है बहुत सिंपल बॉल करता है, आपको ये 6 to 8 क्वेश्चंस बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हो अराउंड यू कैन से रफली 24 से 30 मार्क्स के बीच। सो इट्स अप टू यू। ये बहुत ही सिंपल ब्रांच है, बहुत इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग है, ठीक है। इसका कुछ पोर्शन आपको केमिस्ट्री में भी कॉमन मिल जाता है, तो एफर्ट 1 आउटपुट 2 ऐसा करके एक डिस्काउंटेड स्कीम है ये टोटल, ठीक है। लेट्स टेक अ लुक ऑफ दिस सेकंड मतलब मींस फिफ्थ क्वेश्चन। By what percentage should the pressure of a given mass of a gas be increased so as to decrease its volume by 10% at constant temperature? देखिए, पहली बात तो हमें ये हैबिट भी डेवलप करनी है कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मैं उसको मतलब एक या दो बार में पढ़ के समझ लूं, क्योंकि अगर मैंने एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी वक्त पढ़ के सोचने में ही गुजार दिया, देन इट्स रियली गोइंग टू बी डैम डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज आवर टाइम, क्योंकि आपके पास 180 क्वेश्चन 180 मिनट में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। 45 क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो 1-1.5 घंटे में आपसे लगभग 40 हो जाएंगे, लेकिन वो मुझे लेस देन 45 मिनट्स में करने हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि मैं शुरू के 30 कर दूंगा। हो सकता है बाद के जो 15 छोड़ दिए उसमें से कुछ इतने आसान क्वेश्चन हो कि 5 मिनट में वो 15 क्वेश्चन में से आप 6-7 करेक्ट कर दो, तो इसलिए ये सब रिस्क नहीं ले सकते हम, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ा, कोशिश करें कि एक बार में ही मुझे वो समझ में आ जाए। देखिए, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात की गई है, तो क्या मुझे इसे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं कहना चाहिए? हो गई। अब अगर आइसोथर्मल प्रोसेस हो गई तो देखिए PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाला मेरा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक। यहां मैं कुछ वैल्यूज रख देता हूं। V न्यू, अरे न्यू का मतलब 2 अगर मैं इसको रखूं तो देखिए 10% हमने घटा दिया, तो नया वाला वॉल्यूम जो आएगा मुझे वो आएगा 90/100, ठीक। अच्छा, अब प्रेशर देखिए इसका किस तरीके से जुड़ा हुआ है कि अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। कहां से दिखा मुझे ये मुझे यहां से दिखा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि जो P होगा, P न्यू जिसको मैं कह सकता हूं, P2 जिसको आप लोग बोलते हो, वो हो जाएगा मेरा 100/90, ठीक। खैर, मुझे निकालना है परसेंटेज इंक्रीज। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालने का मतलब है 100 माइनस 90 अपॉन 90 इंटू 100। तो ये मुझे मिलेगा 10 इंटू 10 अपॉन 9। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो जो मुझे आंसर आएगा वो आएगा रफली 11.11%। आपके सामने डी ऑप्शन दिख रहा है कि ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में ये बहुत ही फंडामेंटल अप्रोच है, ऐसे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन गलत मत करिएगा। और आज रिलेटिवली मैं बहुत ही छोटे और सिंपल क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं डेलिबरेटली, क्योंकि ये हमारी पहली एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। आगे फ्यूचर में हम इस पे और वीडियोस भी बनाएंगे, सो आई होप कि उस टाइम पे हम इसको अच्छे से ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन आपके लेवल पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस इस ब्रांच से नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रेजुअली थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल को हम लोग इजी टू मॉडरेट में चल रहे हैं। आइए जरा इस पे हम लोग सोचना शुरू करें। In the indicated diagram, TA, TB, TC, TD represents temperature of a gas at A, B, C, D. TA, TB, TC, TD, ठीक। Then correct relation TA, TB, TD, TC और TD में क्या होगी? आप याद करो, ये कुछ और नहीं है बल्कि कैरनॉट साइकिल है, ठीक। और कैरनॉट साइकिल में हमने बहुत प्रॉपरली डिस्कस किया है कि A से B जो है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, B से C तक हमारा एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, एंड C से D तक हमारा आइसोथर्मल कंप्रेशन है, और D से A तक हमारा एडियाबेटिक कंप्रेशन है, ठीक। आइए अब जरा हम लोग इसको 1 बाय 1 एनालाइज करते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको बहुत इजीली लगेगा कि अच्छा TA, TB, TC, TD सब एक दूसरे के बराबर तो होने से रहे, पहला ऑप्शन कट।
दूसरा देखिए कि कोई किसी के बराबर नहीं है, नहीं भाई, TA तो TB के बराबर होगा क्योंकि आइसोथर्मल है। उसी तरीके से C भी D के बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो सीधा मुझे दिखा कि C मेरा ये करेक्ट ऑप्शन है, D तो है ही है फालतू का। ये क्वेश्चंस आप देखो कहाँ से डिफिकल्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 4 मार्क्स देके जा रहा है। और आप पिछले सालों के पेपर उठाओ तो ऐसे क्वेश्चंस आपको, ये नहीं कि खाली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, ऑप्टिक्स से भी, मॉडर्न फिजिक्स से भी, मैकेनिक्स से भी, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी, सभी जगह से मिलेंगे। ठीक है, हमें जो भी अच्छी बॉल मिले उसके ऊपर बाउंड्री या 6 हिट करना है, सो दैट जो डिफिकल्ट बॉलर्स आए उनके ऊपर एटलीस्ट 1 या 2 रन। समझ लीजिए ये पूरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम T20 मैच है। जिस तरीके से क्रिकेट आप खेलते हो बिल्कुल उसी अप्रोच के साथ इसको आपको टैकल करना चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन गलत कर दिया फिर तो भाई मुश्किल है। आइए 7th क्वेश्चन की बात करें। इसमें डिफिकल्टी लेवल तो मैं कहूँगा ये लगभग इजी ही है। होता क्या है, आप लोग इस टाइप के डायग्राम का एनालिसिस थोड़ा सा गड़बड़ करते हो। मैंने एक वीडियो इस पे दिया हुआ है अपने कॉन्सेप्ट वीडियोस में, थ्योरी वाले वीडियोस में, उसमें एटलीस्ट ऐसे 2-3 क्वेश्चन भी मैंने पिक करे हुए हैं। खाली जरूरी नहीं कि सर्किल बने, ये हो सकता है रेक्टेंगल बने, ट्राइंगल बने, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ डायरेक्शन याद करिए। मैं इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको रिवाइज करा देता हूँ। If the arrow is in the clockwise direction, work done is positive। दूसरा वाला मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अब आइए क्वेश्चन पे। In the indicated diagram, net amount of work done will be positive, infinity, negative या 0। ठीक, तो जो अभी स्टेटमेंट मैंने दिया उसके बेसिस पे जरा एनालाइज करते हैं। तो भाई ये 2 वाला जो है ये तो हुआ पॉजिटिव वर्क डन, क्योंकि देखिए ना क्लॉकवाइज है। ठीक, अब जरा एक वाले को देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज है, W प्राइम छोटा होगा। आपको दिख रहा है कि इसका एरिया ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज ग्रेटर देन दिस माइनस W प्राइम। तो ओवरऑल जो मुझे मिलेगा वो तो पॉजिटिव होगा, बड़े में से कुछ छोटा कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ए मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया। ठीक है, अगर किसी को ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर किसी को इन क्वेश्चंस में डिफिकल्टी हो रही है तो बुरा मत मानिएगा, बट मेरा एक सिंपल सजेशन है कि एक बार बेसिक्स जरूर रिवाइज करें आप। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज द पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P। P प्रेशर नहीं है, डिफाइन कर दिया गया है, एंड इट रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ लैम्डा नॉट। If the temperature of black body is now changed so that it radiates maximum energy around the wavelength 3/4 lambda naught, the power radiated by it will increase by a factor of how much? इस क्वेश्चन में अगर आप रिवाइज कर चुके हैं चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, तो आप कहोगे कि मुझे तो एक ही फार्मूला समझ में आ रहा है। ये क्या है भाई? वीन्स लॉ। और इसी के बेस पे ये पूरे का पूरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। लैम्डा नॉट टी नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट। दोबारा क्या कहा गया है? 3/4 लैम्डा नॉट इनटू, मान लीजिए टेम्परेचर T है बराबर कांस्टेंट। अब हम इन दोनों को अगर कंपेयर कर दें तो हमें साफ साफ मिलेगा कि जो T है हमारा, जो न्यू टेम्परेचर है, वो बराबर हो जाएगा 4/3 T नॉट के। कोई डिफिकल्टी नहीं है। चलिए अब पावर रेडिएशन की बात करते हैं। तो P बराबर है CT नॉट की पावर 4, है ना? देखिए कहा भी गया है इज एंड इट इज रेडिएटेड मैक्सिमम एनर्जी अराउंड द वेवलेंथ। ठीक, तो अब ये जब मुझे रिजल्ट मिलेगा, ये कहां से आया? अरे e to the power e is directly proportional to a constant into t to the power 4, याद करिए। ठीक है, इसको हम लोग अगर आप डिफाइन करो, मतलब याद करने की कोशिश करो, तो इसमें मैंने 2 अलग अलग आपको वीडियोस में ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ कि कब ये T1 माइनस T2 का, मतलब T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4 होगा, और कब ये T नॉट की पावर 4 होगा। ठीक है, तो
तो इसमें जब मैं वैल्यू रखूंगा तो 4/3 और होल की पावर 4 में रखूंगा तो 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू दिस मच दैट विल गिव यू 256 और ये नीचे आएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 91 ठीक सॉरी 81 ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया डी। फाइन। एक्चुअली सिंपल फॉर्मूले हैं लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज किया गया है, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको थोड़ा सा फील हो सकता है, अदरवाइज बेसिक रिजल्ट्स हैं। मैं एक बार मेंशन कर देता हूं। एक फार्मूला हमने पढ़ा था, याद आया? ठीक, बस इन्हीं दोनों रिजल्ट्स के बेस पे हमने इस क्वेश्चन को पिक किया हुआ है। So now coming on to next question, that is question number 9. 1/2 mole of monoatomic ideal gas absorbs 1200 joule of heat energy while performing 2196 joule of work. The temperature of the gas changes by. अब देखिए यहाँ पे आपको जो एनर्जी है dq वो गिवन है और वर्क गिवन है, तो सीधी सी बात है मुझे du निकल जाएगा इजीली। चलिए निकालते हैं उसको। यहां मैं लिख देता हूं यूजिंग dq, ठीक, ये मुझे गिवन है, ये भी गिवन है, ये मेरा टारगेट है निकालने का। इसको मैं इधर निकाल रहा हूं, ये वाला पूरा पोर्शन मैं छोड़ दे रहा हूं। तो du मुझे मिलेगा -996 जूल। ये 1200 इसमें से मैं घटाऊंगा विद माइनस साइन, क्योंकि ये देखिए इस तरफ जब जाएगा तो बड़ा वाला ये इधर है, तो ये हो जाएगा मेरा -996 जूल। अच्छा, ये मोनोएटॉमिक है तो CV जो आएगा इसका ये आएगा FR/2 वाला, तो 3/2 R ये हो गया। और बच्चों R की वैल्यू 8.31 है तो वो हम यहां पे रख सकते हैं। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा। du मेरे पास में जो है वो है CV डेल्टा T, और मेरा टारगेट क्या है? डेल्टा T ही मैं निकालना चाह रहा हूं, चेंज इन टेम्परेचर। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज जो dt है मेरा, सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, du निकल गया है, CV निकल गया है, और ये देखिए m की वैल्यू भी गिवन है 1/2 मोल। सारी वैल्यूज मैंने रख दी, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर रहा हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा इतना। ठीक, एक्चुअली थोड़ा सा ना मैं डेलिबरेटली कैलकुलेशन इसलिए भी अवॉइड करता हूं क्योंकि देखो भाई, आप कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। आपका इस बार का जो ये एग्ज़ाम हो रहा है मेडिकल एंट्रेंस का, वो पेन पेपर एग्ज़ाम होगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। क्वेश्चंस फिजिक्स में कैलकुलेशन वाले होंगे ज़रूर, तो फिर मजबूरी है ना कि हमें थोड़ा सीखना भी पड़ेगा कि कैलकुलेशन हम कैसे करें। ठीक, नाउ इट कम्स क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं पिछले वाले क्वेश्चन के उस पे ही बेस है, या आप ये कह सकते हो कि इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ठीक, द वर्क ऑफ 146 किलो जूल इज परफॉर्म्ड इन ऑर्डर टू कंप्रेस 1 किलो मोल ऑफ अ गैस एडियाबेटिकली। इस क्वेश्चन को रखने का मेरा आइडिया ये था कि हमारे को दो वर्क डन के फार्मूले याद रखने चाहिए, एक आइसोथर्मल वर्क डन और एक एडियाबेटिक। मैंने आपको अपने थ्योरी के वीडियोस में अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना सिखाया है विद जनरल एक्सप्रेशन, तो प्लीज़ उसका थोड़ा प्रैक्टिस रखिएगा। अब आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो एग्जामिनेशन हॉल में एक ऑप्शन यही बचता है कि ड्राइव करो। ड्राइव करोगे तो 5 से 7 मिनट जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि कोई बच्चा वो अफोर्ड कर पाएगा, तो फार्मूला याद रखना है। ठीक, एंड इन दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ अ गैस इंक्रीजेस बाय दिस 7 डिग्री सेंटीग्रेड। द गैस इज, अच्छा एडियाबेटिक का मतलब हो गया dq तो 0 हो गया। ठीक, dq 0 हो गया तो मेरे पास जो फार्मूला बचा वो बचा du इज इक्वल टू माइनस dw।
अब पूरा गेम इसी के बेसिस पे चलना है, ठीक। du में हमारा CvDT आएगा तो dt मेरा गिवन है, ठीक। अब मुझे ये निकालना है कि वो गैस है क्या, डाई है, ट्राई है, मोनो है या मिक्सचर है। तो मुझे कहीं ना कहीं गामा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं एडियाबेटिक वर्क डन। तो भाई याद करिए, ये रिजल्ट मैंने आपको बताया हुआ है T1 माइनस T2। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, WAD इज इक्वल टू, ये मुझे मिल जाएगा 1 माइनस गामा, ठीक है। अब W की वैल्यू आपको गिवन है, ओके। सारी वैल्यूज मैं पुट कर दूं, R की वैल्यू भी गिवन है, T1 T2 की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मुझे 7 डिग्रीज गिवन है। अल्टीमेटली मुझे मिलेगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 0.39। ये कहां से मिला? आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज। फाइन। तो यहां से मैं कह सकता हूं ये हो गया 1.39। अब देखिए प्रॉब्लम की शुरुआत, 1.39, ठीक। हमारे पास में मोनो की वैल्यू आती है कितनी? तो 1.67 है। डाई की वैल्यू आती है 1.4 के आसपास और ट्राई की वैल्यू आती है 1.33। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये 1.39 मिल रहा है। मैं इसको डेसिमल के एक प्लेस तक अगर ले लूं तो गामा मुझे मिलेगा 1.4। तो अब सीधा सीधा हो गया कि भाई आंसर जो है मेरा वो डाई एटॉमिक होगा, ठीक है। यहां पे इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं। हां, अगर ये 1.3123 कुछ होता तो फिर ये हमारा जो है ट्राई एटॉमिक हो जाता, ठीक है। So this was the discussion of these 10 questions based upon your chapter thermodynamics. I hope you will like these simple questions and also you will get some feeling कि यार मुझे तो वर्कआउट करना है अपने बेसिक फॉर्मूलों पे, ठीक है। तो प्लीज whenever you have some free time, take a look of these simple questions, try to find out the solutions. Till then, take care of yourself. Have a nice time. Thanks a lot.